प्रमुख सचिवगण श्री राजेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर हरिओम जी, श्री रंजन कुमार जी, तीनों विभागों के सभी हमारे अधिकारीगण और तीनों विभागों के लिए चयनित जो हमारे अभ्यर्थीगण हैं, उनके परिवार के सदस्यगण हैं, मैं इन सबको आज चयन की इस पूरी प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत जो पिछले कई दिनों से हम अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आज उस श्रृंखला में यहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, रीडर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी के 202 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग में 272 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के 7 कार्मिकों को भी आज यहां पे नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। यानी कुल 481 प्रदेश के नौजवानों को उनके सपनों को उड़ान देने के लिए, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों के सपने को साकार करने के लिए आज यह एक अवसर नियुक्ति पत्र वितरण का है। इस अवसर पर मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, जो वहां के अधिकारीगण हैं, उनको, जिन्होंने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को पूरे निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न करके और आज यह अवसर आपके जीवन के सुनहरे अवसर में बदलने का कार्य किया है। याद रखना, आपने पूरी प्रक्रिया में देखा होगा कि आपको कहीं भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई। हां, वेरिफिकेशन में थोड़ी देर आयुष में जरूर हुई थी और मैंने भी कहा था विभाग से भी और प्रशासन से भी कि इस प्रक्रिया को जब एक बार रिजल्ट निकल गया है तो ससमय उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने जैसे ही ये जगह निकली होंगी, विज्ञापन निकले होंगे, आपने आवेदन किया होगा, परीक्षा की तिथि और परीक्षा की तिथि के बाद भी परिणाम आने या किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की सिफारिश या अन्य किसी भी प्रकार के अनैतिक साधनों का उपयोग करने के लिए किसी भी स्तर पर कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी नियत साफ हो और स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है और वही परिणाम आज आपको नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में यहां पर उपलब्ध हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रियाएं हैं, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर इतने सहजता, सरलता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित हो पाएंगे। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग, बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए
किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं। पिछले 15 दिन के अंदर यह हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। याद करिए, मैंने 26 अप्रैल को पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक पुलिस आरक्षियों के पासिंग आउट परेड को यहां पर संपन्न करवाया था। इसके उपरांत लगातार 4 बड़ी नियुक्तियां, 2 में जो भर्तियां हुई थी वो 1100-1200 तक हुई थी। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न किया और आज फिर ये चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत भी करता हूं। सरकार की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। देखिए, जब योग्य और प्रतिभाशाली युवा किसी व्यवस्था का पार्ट बनते हैं तो उस व्यवस्था में एक गति आती है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति भी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। याद रखना, दोनों के आपस में एक बेहतरीन संबंध है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति उतनी ही तीव्र दिखाई देगी और उसका परिणाम निष्पक्ष भर्ती नहीं होती थी, पैसा लेकर के भर्ती की जाती थी, नौजवानों का शोषण होता था, जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, क्षेत्र देख करके भर्तियां होती थी। परिणाम क्या होता था? नौजवान हताश होता था, निराश होता था, पलायन करता था। यूपी की प्रगति बाधित होती थी और बाधित ही नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया था। उत्तर प्रदेश में हताशा निराशा का वातावरण था। उत्तर प्रदेश अराजकता की ओर चला गया था। पहचान का संकट न केवल नौजवानों के सामने बल्कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट आ गया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश। आप देश में या दुनिया में चले जाइए, कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था, शक की निगाह से देखता था। लोग, अगर यूपी का नाम आ गया, अगर आपके पास खड़ा है तो 10 कदम पीछे हट जाता था। आप सोचो, एक पहचान का संकट, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश के रूप में, गुंडा प्रदेश के रूप में, अराजक प्रदेश के रूप में बनाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि अब आप देश में कहीं चले जाइए, दुनिया के अंदर कहीं चले जाइए, यूपी का नाम आएगा, सामने वाले का चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, वह आपके स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह है परसेप्शन। परिणाम है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट को भी 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर ली। यूपी का नौजवान यूपी के अंदर अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ का उपयोग कर रहा है तो उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। आज देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में यूपी की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर राज्यों में से है। अब हमें कोई बीमारू राज्य नहीं कहता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है।
यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा किसानों को इंसेंटिव देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा समाज के अलग अलग तबके को वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ने वाला राज्य। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रगति हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रही है। ये एक पक्ष, लेकिन साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं, जो नौजवान सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके लिए व्यवसाय के लिए एमएसएमई सेक्टर में बड़े निवेश के माध्यम से कानून का राज होगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। परिणाम आज हमारे पास एमएसएमई में, जो बंद हो गया था 2017 के पहले, कोई पुरसाहल नहीं था, अव्यवस्था की सी स्थिति थी, हताशा निराशा थी। जिस समाज में, जिस व्यवस्था में वहां का युवा निराश हो, कारीगर हताश होकर के बैठ जाएगा, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा हो, उसको बीमारू होने से कोई रोक नहीं सकता। वो बीमार होने तो उसको बीमार होना ही होना है। यही होता था। नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, किसान को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, कारीगर हताश और निराश था, उत्तर प्रदेश को बीमार होना ही था। आज मुझे प्रसन्नता है, देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम आज के दिन पे हमारे पास हैं, यूपी के पास है। 96 लाख, 3 करोड़ से अधिक लोग आज के दिन पे उनमें काम कर रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि पिछली सरकारें करना नहीं चाहती थी। गुंडा और माफिया तत्वों को अपने गले का हार बना करके प्रदेश का शोषण करवाने से उन्हें फुर्सत नहीं थी। जब अराजक माहौल होगा तो कोई निवेश भी नहीं आएगा, कोई बड़ा निवेश नहीं आता था। मैं देख रहा था, अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट को भी मैं देखता हूं। यूपी में गत वर्ष 4000 से ज्यादा बड़े उद्योग आए और हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगों की संख्या को, जो 14,000 थी, अब उसकी संख्या बढ़कर के 32,000 से ऊपर ज्यादा बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, जो कभी संभव ही नहीं था। आज जो संभव हुआ है, एक्सप्रेसवे के रूप में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यह तब हुआ है जब सरकार ने निर्णय लिए, कार्य किए, और उसी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए कि जब निष्ठा से व्यक्ति काम करेगा तो गति बनेगी, अगर काम चोरी करेगा तो दुर्गति से भी कोई रोक नहीं सकता। हमें तय करना है कि हमें गति को तीव्र करके प्रगति की ओर बढ़ना है या दुर्गति की ओर बढ़ना है, और उसी दिशा में आप सबका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर संभावना है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है। जो राज्य पहले बॉटम 3 में गिना जाता था, आज टॉप 3 राज्यों में उसकी गिनती होती है। उस राज्य में सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, और उस अवसर का बेहतर उपयोग करना, उस दिशा से अपने आप को तैयार करना। इसके लिए जो सरकार ने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है आयुष के माध्यम से, आयुष केवल आयुष नहीं है, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ टूरिज्म को सबसे ज्यादा आकर्षित कोई कर सकता है तो आयुष विभाग कर सकता है, आयुष विभाग कर सकता है।
आयुष विभाग के माध्यम से चमत्कार लाया जा सकता है और उस पर कार्य करना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव-गांव में बनाए गए हैं, उसे ठीक करना। आयुष से जुड़ी हुई अलग अलग विधाओं की, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़ी हुई अलग अलग विधाएं हैं, उन सबको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना। मेडिसिनल प्लांट के लिए किसानों के साथ संवाद बना करके आगे बढ़ना। पंचकर्म की पद्धतियों को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं, आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और विभाग ने इस दिशा में कुछ कार्य किए हैं, इस पर और तीव्र गति करनी पड़ेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इसके लिए यहां पे लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 202 ऐसे प्राध्यापकगण, चिकित्सा अधिकारीगण और स्टाफ नर्स आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आयुष की गति को और तीव्र करने में उन्हें मदद मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही अलग अलग उसमें बटे हुए उन सभी विभागों को एक करने का काम किया है। योग है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, सिद्धा है, इन सब को जोड़ करके आयुष के रूप में उसको एक प्लेटफॉर्म दिया। और आज देश के अंदर इस दिशा में तीव्र गति से प्रगति हुई है और वही तीव्र गति यूपी के अंदर भी लानी है। दूसरा है वोकेशनल एजुकेशन में, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में। याद रखना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमने जो एमएसएमई के लिए हो या बड़े उद्यम के लिए सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण बनाया, लैंड बैंक बनाया, पॉलिसीज बनाई, निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, हम सब कुछ करें और उसके अनुरूप स्किल मैन पावर नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या मतलब है। याद करना, यह व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी बनती है और उसके अनुदेशकों की जिम्मेदारी बनती है कि इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप स्किल मैन पावर उपलब्ध करवाने का प्लेटफॉर्म तैयार करना। मुझे प्रसन्नता है कि व्यावसायिक शिक्षा विभाग में टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक आईटीआई आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ, साइबर सिक्योरिटी के साथ, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, रोबोटिक के साथ, 3D प्रिंटिंग के साथ, इन सब के भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज वहां पर और उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी प्रारंभ हुए। इसके साथ ही हर घर नल के लिए प्लम्बर भी हम प्रशिक्षित करेंगे, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छे इलेक्ट्रीशियंस देंगे। आज के समय में कौन ऐसा घर है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना हो, लेकिन उसके टेक्नीशियन कहां से आएंगे। ये आईटीआई का, व्यावसायिक शिक्षा का काम है। इंडस्ट्री के लिए स्किल मैन पावर, एक कौशल विकास का काम है। इसके लिए तैयारी करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस दिशा में कार्य करती है और मुझे प्रसन्नता है कि आज 272 ऐसे अनुदेशक जो स्वयं ट्रेंड हैं और वहां पर अच्छी ट्रेनिंग देकर के इन संस्थानों की गति को आगे बढ़ाएंगे और हमारी इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उस प्रकार का स्किल मैन पावर उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आज ऐसे 272 हम अनुदेशक भी यहां पर उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम कर रहे हैं। मैं इन सबको बधाई देता हूं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भी आज यहां पे कुछ कार्मिक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। याद रखना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, यह नाम भी प्रधानमंत्री जी ने दिया। हर व्यक्ति प्रतिभाशाली है और इतिहास उठा करके देखिए, दुनिया के अंदर हो सकता है
किन्हीं कारणों से कहीं पे कोई दिव्यांगता का शिकार हुआ हो, और लापरवाही हो सकती है, किसी बीमारी के कारण हो सकता है, किसी घटना दुर्घटना के कारण हो सकता है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हमारी संवेदना और सहानुभूति उनके साथ होनी चाहिए। हर व्यक्ति में प्रतिभा है, उस प्रतिभा को प्लेटफॉर्म चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म देने का काम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को करना है। देखिए, उनके मन में भी भाव होता है। मुझे याद है कानपुर की एक बिटिया एक दिन कानपुर से बिना बताए वह लखनऊ आ गई। लखनऊ में विधानसभा के सामने वो बैठ गई। वो बोल भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने मेरा एक चित्र बना करके और छोटे से इतने से उस पर उसने वो विधानसभा के सामने बैठी थी। अब आप अनुमान कर सकते हैं, जो न बोल सकता है न सुन सकता है, क्या स्थिति होगी, एक सामान्य व्यक्ति समझेगा भी नहीं। वहां पे पुलिस की सुरक्षा थी। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों यहां बैठी है। अब वो सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, परेशानी। फिर उससे जो प्रशिक्षक इसके लिए जो उस विभाग से जुड़े हुए मूक बधिर विद्यालयों से जुड़े प्रशिक्षक बुलाए गए। उसको इशारा करके बोला तो फिर उसका परिवार के नंबर उससे मांगे गए। फिर उसको उसके परिवार के पास कानपुर लोग भेजे। मुझे जानकारी मिली तो मैंने कहा भी नहीं, उसको बुलाओ, उसकी समस्या क्या है। वो 15-16 वर्ष की बालिका थी। मेरा चित्र मुझे देने के लिए आई थी, कोई अपेक्षा नहीं, उसने अपने हाथ से बनाया था। तो मैंने उसके माँ बाप से पूछा, मैंने कहा ये पढ़ी लिखी है? कहा कि नहीं पढ़ी लिखी, क्योंकि बोल भी नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है। तो मैंने कहा इसका ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? और इसमें तो सरकार पैसा दे रही है। हमने कानपुर उस बच्ची को भिजवाया और कानपुर में ही अधिकारियों को से कहा कि भाई इस बच्चे का ऑपरेशन होना चाहिए और अभ्यास कराओ इसको। और मुझे प्रसन्नता है, प्रशासन ने रुचि ली, उसका ऑपरेशन हुआ। अब वह बोल भी पा रही है, सुन भी पा रही है, लिख भी पा रही है, चित्र भी बना पा रही है। कृतज्ञता का भाव किस रूप में होता है? जो पुलिस इंस्पेक्टर उसको सबसे पहले मिला और उसको थाने में लेके गया, उसके दिमाग में उसका चित्र था, उसने फिर उस इंस्पेक्टर का भी चित्र बना करके उसको भेंट किया। अब याद करिए, ऐसे ही अन्य दिव्यांगजनों का भी होगा। अगर हम किसी मनुष्य के साथ भेदभाव करते हैं, मैं कहता हूं कि वह तो दिव्यांग है, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए। अभी यहां पर जब जिन्हें नियुक्ति पत्र आज प्राप्त हुआ, उनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता की कहानी यहां पे प्रस्तुत की। उनके भाषा जो भी हो, लेकिन भाव सबका एक ही था कि सब हम इस निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के लिए सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यह उसका निष्कर्ष है। आभार इसलिए कि कोई बीच में लीकेजेज करने वाला नहीं, कोई सेंध लगाने वाला नहीं। अगर आप में से किसी योग्य प्रत्याशी की जगह कोई घूसखोर व्यक्ति को हम बिठा देते, किसी भ्रष्ट तरीके से आने वाले व्यक्ति को कोई बिठा देता, तो क्या होता? इस समय घूस खाने वाला तो खाता, लेकिन वह 30-35 वर्षों तक इस घुन की तरह इस पूरी व्यवस्था का शोषण करता है। क्योंकि जिसने दिया है तो कहीं ना कहीं से लेगा भी तो, और ब्याज सहित लेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेगा, तो साहूकार की तरह लूट खसोट करेगा।
इसलिए उस घुन को पहले ही समाप्त कर दो, और सरकार इसीलिए उस घुन को पहले ही दिन समाप्त कर दी थी। अगर आप अपने साथ न्याय चाहते हैं तो याद करना दूसरा भी न्याय चाहता है, और यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। उस राष्ट्रीय कर्तव्य से जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबके चयन के लिए आपको बधाई देता हूं, और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सजग होना होगा। जिस क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और दिव्यांगजन कल्याण विभाग ने इस दिशा में बहुत सारे कार्य किए। दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई, उनके लिए प्रदेश में 2-2 विश्वविद्यालय हैं, हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर में भी अलग अलग प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए केंद्र भी खोले गए हैं। हम लोगों ने कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए डीआरसी की स्थापना भी प्रदेश के अलग अलग जनपदों में करने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जो बंद हो चुके थे। ये उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं, और उस गति को और प्रगति की ओर ले जाने में इन कार्मिकों की योग भूमिका होगी। ये लगभग 500 जो कार्मिक आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, मैं इन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ आप सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आपको, आपके परिवार के सदस्यों को, अभिभावकों को, माता पिता को इस चयन की प्रक्रिया के लिए मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों और प्रेरणादायी